वीणा बाम आंग में सोए, श्याम गीत धुनि मधुर पियारी। धिन तदखित तकितांग तदखित तकिधिन तदखित तकितांग तदखित तकितांग तदखित धै तकितांग तदखित धै तकितांग तदखित धिन ताता। अब अगर आपको कोई स्टेज शो करने का ऐसा ऑफर मिलेगा तो क्या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी? जो डांस हमने सीखा था वो जितना याद है, अगर उसको किसी रूप में प्रस्तुत करने की अवसर मिले तो मैं जरूर करूँगी। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ संसार। शारदा जी जानती हैं, जब आपका ये गीत बजता है छठ की सुबह में, जो दूसरे दिन की सुबह होती है, तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे अगर ये गीत ना बजे तो आज सूर्योदय नहीं होगा। ये तो बस ईश्वर की कृपा है। हम नहीं जानलो भैया बलमुआ होए थिन चोर, जूता चारी मारल हो भैया नयनवा ढरई लोर। शाम चको अहा है जोतला खेत में बसिया है ढेपा फोड़ी फोड़ी खैहा है केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके चदरा उघारी जब देख ले हो दीनानाथ कौने संकट पड़ल तोहार नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठाड़। हम जो बादी दे बैठे हैं, क्या बात है, क्या बात करके गुलशन पे नजर बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। द्वार के छकाई ने गा पहिले चुकैया लरुआ भैया। अब रंजन जी ये जानना बड़ा जरूरी है कैसे लोग गाते थे इसको, और अगर हमने चेंज किया, थोड़ा बहुत प्रयोग किया तो उसकी आत्मा को मरने नहीं दिया, ये कोशिश किया। बिल्कुल बिल्कुल। सोना माजे रहता बेटी, सोना माजे रहता बेटी, फेरो से गढ़ा भी तो से नूर फेरल नहीं जाएंगे महारी। ये शारदा सिन्हा का अपना स्टाइल है, इसमें कोई भी आदमी खो जाएगा। बीच गगन में बदरा नाचे, बरसे मारे प्यार के, पानी पीकर धरती नाचे। क्या बात है, क्या बात है, बिना किसी आधार के तारे चमके, तुम भी चमको। क्या बात है। पर बीते बात न लौटेगी। क्या बात है, क्या बात है। तारे चमके तुम भी चमको, कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनिया
पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं क्या बात। तोहरी बलैया। सजन घर ले चली, सजन घर में चली, यादों के लेकर साए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं शारदा सिन्हा जी, जिनसे पिछले हफ्ते बातचीत हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त बातचीत हुई थी, इतनी म्यूजिकल बातचीत हुई थी कि हमने तय किया था और आप लोगों से वादा किया था कि शारदा जी से ये बातचीत अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी। शारदा सिन्हा जी जो हमेशा पान खाती रहती हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि शारदा जी, आप ये पान खाने की आदत आपको कैसे लग गई? जी, पान तो मिथिला में पैदा हुई हूँ, तो पान, माछ और मखान ये तो वहाँ का पग पग पोखर माछ मखान। जी बिल्कुल। जी। तो इसलिए पान तो वहाँ देखा ही था बचपन से, मगर पान शौक से वो मीठा किशमिश उसमें डाल के वाला मीठा पान कभी कभी मिठाई के तौर पे खाती थी। ये जो आदत हो गई पान खाने की, वो शादी के बाद हमारे पतिदेव खाते थे पान। और वो मुजफ्फरपुर में, मैं पढ़ रही थी बिहार यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश में एमए कर रही थी मैं उस समय, और मेरे हस्बैंड वहाँ आते थे मिलने जुलने जब, तो कल्याणी पर पान खाने जाते थे। तो अपने खुद तो वो तंबाकू वाला खाते थे, मुझे वो इतना बड़ा सा पान, वो गिलौरी मीठा डाल के वो, तो वो खाती थी। एक दिन उनकी वो तंबाकू वाली खुशबू जो है वो रखा हुआ था, मुझे बहुत इच्छा हुई थी मना करने पर तो और ज्यादा। तो मैंने सोचा ये है क्या, ये बराबर कहते हैं इसको मत खाइएगा, ये दवा है इसको मत खाइएगा, आपको मना कर देते थे। और हमने वही खुशबू के कारण, मुझे खुशबू बहुत आकर्षित करती थी वो, तो मैंने वही खुशबू वाला उठा के थोड़ा मुंह में रखा, तो मैं तो बिल्कुल मेरा दिमाग घूम गया मेरा। एक दो उल्टियाँ आई, सब हुआ। फिर कुछ दिन तक पान तो खाया ही नहीं, मीठा भी नहीं खाया डर के मारे, मगर फिर धीरे धीरे ट्राई किया वो। अच्छा। किया तो एक दाना और एक दाना कर करके वो खुशबू के लिए ही खाया था हमने, लेकिन ये तो अब लग गई, तो ये बिल्कुल अब तो ऐसा लगता है जैसे साथ ही जाएगी ये आदत। तो आप 24 घंटा पान खाती रहती हैं? जी, 24 सिर्फ सोने के समय विराम रहता है। लेकिन एक बात है, मैं पान खाती हूँ बहुत ज्यादा, मगर आप देखेंगे मैं मंच पर जब जाती हूँ तो पान खाते रहती हूँ मैं, लेकिन मंच पर जाने समय मैं पान नहीं खाती हूँ। गाने वक्त मैं पान नहीं खाती हूँ, मंच पर, घर में खा भी लेती हूँ, लेकिन मंच प्रदर्शन के समय मैं पान मुंह में रख के गाती नहीं हूँ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे लगता है दुनिया का सबसे पहला अगर कोई को पूछे क्या चाहिए तो मुझे पान चाहिए। पान चाहिए। उतनी देर तक मैं बस साधनारत रहती हूँ, पान नहीं खाती हूँ। नहीं, कई लोग कहा करते हैं कि सुर और संगीत से जुड़े हुए लोगों को कई तरह के संयम बरतने होते हैं, तो पान से कभी डिस्टरबेंस नहीं हुआ? कभी आपको नहीं लगा कि जीभ लिपट रही है या आवाज़ लड़खड़ा रही है पान खाने की वजह से? सुपारी हानिकारक तो है, तंबाकू भी हानिकारक है, बिल्कुल बेशक, इसमें क्या कहना है। तंबाकू मैंने बहुत कम किया पहले से, और सुपारी मैं खाती थी पान के साथ। तो मैंने एकाएक एक दिन जो है मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी तुम छोड़ नहीं सकती हो, सुपारी छोड़ नहीं सकती हो, खुश्क करता है। किसी ने सुना दिया होगा इन लोगों को। हमने कहा छोड़ देंगे, छोड़ने में क्या है। मैंने उसी वक्त सुपारी खाना छोड़ दिया। मैं पान में अब सुपारी नहीं खाती हूँ। सुपारी जो है वो खुश्क करती है गले को, मगर पान जो है अगर वो सादा खाया जाए तो वो गले को तर करता है। अच्छा। पान से हर्जा नहीं होता, उससे हानिकारक नहीं है पान। तंबाकू और सुपारी हानिकारक। तो तंबाकू और सुपारी अब आप नहीं? जी, तंबाकू बहुत कम मैं खाती हूँ, लेकिन नहीं के बराबर खाती हूँ, बहुत कम। सुपारी बिल्कुल छोड़ दी। और पान पर तो बीबीसी ने भी मुझसे इंटरव्यू लिया था। अच्छा। जी। मैंने कहा था कि भाई पान तो अब लगता नहीं है कि छोड़ पाऊंगी, तो उन्होंने कैप्शन ही दे दिया था, कैंसर हो या क्षय रोग, मैं तो पान खाऊंगी।
दुख हो तब पान, बहुत खुशी हो तब पान, प्लानिंग करनी हो तब पान। और पान के अलावा एक और चीज़ जो है शारदा सिन्हा की पहचान है, उनके व्यक्तित्व की पहचान है, ये बड़ी सी गोल बिंदी। ये आपने किसी फैशन डिज़ाइनर से सलाह मशविरा करके ये चीज़ें अपनी पर्सनालिटी में शामिल की या ये शुरू से था? नहीं, ये शुरू से था। जब शादी के बाद मैं सिंदूर का टीका लगाती थी, मुझे बहुत पसंद था वो। और सिंदूर का टीका जब लगाती थी तो वो फैलने लगता था जब गर्मी में, तो उस समय बिंदी का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने ढूंढ के बड़ा, जितना बड़ा मैं लगाती थी टीका, उतना ही बड़ा मैंने बिंदी ढूंढा। अब तो मिलती भी नहीं है जो बिंदी में लगाती थी पहले। तो अब जब कभी भी कहीं दिख जाती तो मैं सारा का सारा ही खरीद लेती हूँ एक बार। ग्रेट। ताकि, और मैं कई बार मेरी भी इच्छा होती है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आदमी हूँ, मुझे इच्छा होती है मैं भी जरा मैचिंग वाली बिंदी लगा लूँ, जो हरे काले पीले लगा लूँ, तो वो मिलती नहीं। थोड़े छोटे लगा लूँ, थोड़ी लंबी लगा लूँ, लेकिन मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मुझे खुद ही नहीं जचता है। पहले लगता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है, मेरे लिए यही ठीक है। कई लोगों ने रिक्शा वाले को कहा कि वो जो बड़ी बिंदी लगाती है उनके घर जाना है। तो उसने पहुंचा दिया उनको। शारदा जी, ये सब तो चलिए आपके व्यक्तित्व के लाइटर पहलू हैं, लेकिन हम कुछ गंभीर सवालों पर भी आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मुझे जानकारी मिली कि आपके करियर में एक ऐसा दिन भी आया, हालांकि वो दिन बहुत शर्मनाक था, जब बिहार की एक मंत्री ने आपसे कहा कि अगर मॉरिशस जाना है तो हमारे सामने ऑडिशन दो। ऐसा हुआ था क्या आपके साथ? जी, ऑडिशन की सूचना आई थी कि ऑडिशन देना होगा, मॉरिशस जाना है इसलिए ऑडिशन देना होगा, जो वॉइस टेस्ट में जिनका आएगा वो जाएंगे। और तब जबकि ये मॉरिशस जाने की बात जब हो रही थी, उन दिनों हम खुद तो बोल नहीं सकते हैं कि डंका बज रहा था, मगर जनता से पूछा जाए कि उन दिनों मेरे गाने कैसे सुने जाते थे, तो ये कब की बात रही होगी? ये 86, 87 यही रहा। और तब तक आपके छठ के गीत वगैरह भी काफी पॉपुलर हो चुके थे। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट केकरा से कहाँ मिले जाला, जो ये पनिया के जहाज और कोयल बगिया और ये सब गूंज रहे थे चारों तरफ। तो उस समय में इसीलिए तो उसमें आया था, लिखा हुआ एक अखबार में भी, एक एडिटोरियल में लिखा आया था कि कौवे चले कोयल कहाँ वॉइस टेस्ट करने। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे ये लगा। तो अब हम उस कौवे का नाम भी जान लेना चाहते हैं। वो कौवा कौन था जो कोयल की आवाज़ की परीक्षा लेने चला था? जी, मैं कौवा नहीं कहती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि किसी गायक के वॉइस का टेस्ट करना है, और अगर कोई एस्टैब्लिश गायक है उसके वॉइस टेस्ट करने तो करे, लेकिन कौन करे? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कर रहा है? कोई पॉलिटिशियन, कोई मंत्री कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? उसको ज्ञान है उसका सुर का, कि ये सुर ठीक लगा रहा है, ये इनके ताल ठीक है, इनका स्टाइल ठीक है, वो नहीं कर सकते। तो स्वनाम धन्य मंत्री का नाम क्या था? जी, उनका नाम कृष्णा शाही जी था। कृष्णा शाही, जो आप ही की ससुराल के इलाके की सांसद रह चुकी हैं। जी, मैंने यही कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मॉरिशस, ये कबूल है, पर मैं वॉइस टेस्ट देने नहीं जाऊंगी। अगर वॉइस टेस्ट दूंगी तो आप किसी म्यूजिशियन को बुलाइए जो मेरा वॉइस टेस्ट करेगा, तब मैं जाऊंगी, मैं नहीं गई। चलिए, कृष्णा शाही जी इन दिनों जहाँ कहीं भी होंगी, हम उनको बधाई देते हैं उनकी समझदारी और विवेक के लिए कि उन्होंने कितना महान काम किया था। शारदा जी, मैंने ये भी सुना है कि करीब 30 साल हो गए, जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने आपको कोई 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया था, और आज 30 साल हो गए, आज तक जो है वो पुरस्कार आपको कैश के रूप में नहीं दिया गया। जी नहीं मिला आज तक। और ये था 6 जुलाई 1983। अच्छा। और भारतीय नृत्य कला मंदिर का वो हॉल, उसमें हमारे मैथिली LP रिकॉर्ड का कि उसके लिए उद्घाटन हुआ था उसका, जिसमें किदवई साहब थे उस समय में। यार किदवई। जी, यार किदवई साहब, वो उसके चीफ गेस्ट थे, और स्वर्गीय राधानंदन झा जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जी। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ये इसके उद्घाटन करता थे। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया था। इसको हमने खुद ही इसका इंतज़ाम किया था कि ये उद्घाटन किया जाए, ताकि लोग जाने कि श्रद्धांजलि में मैथिली विद्यापति के 8 गानों का कलेक्शन पहली बार ये निकल रहा था। ये कभी नहीं हुआ था। इसमें निकला भी था कि फर्स्ट एवर मैथिली रिकॉर्ड संग बाय शारदा सिन्हा। उसका नाम था अ ट्रिब्यूट टू मैथिल कोकिल विद्यापति, श्रद्धांजलि शारदा सिन्हा। तो ये जब बजाया गया हॉल में, फूलों की वर्षा हुई, सब कुछ ये हुआ, उसके बाद जो है वो धुन बजाई गई, उसमें जो बैंड बजा सब कुछ हुआ, बड़े जोर शोर से सब।
जगन्नाथ मिश्रा जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बहुत खुश हुए, बहुत खुशी से वो उठे और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैथिली के प्रचार के लिए और इसके लिए शारदा सिन्हा को 50,000 पहले उन्होंने कहा, फिर सॉरी कह के फिर 25,000 उन्होंने कहा कि 25,000 का इनको पुरस्कार दिया जाएगा, इसके लिए दिया जाएगा 25,000 का पुरस्कार। हो गया। उसके बाद उन्होंने घोषणा की और एक बात है कि 2-4 दिनों के बाद, इस घोषणा के 4 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद, ठीक से याद नहीं, किसी कारणवश डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री नहीं रहे। बिंदेश्वरी दुबे जी, श्री बिंदेश्वरी दुबे जी, वो आ गए। हम लोग सेक्रेटेरिएट में जहाँ इसके लिए जाना चाहिए था, किसी ने कहा कि आप जाके बताइए उनको कि ऐसे ऐसे अखबार में आ गया सारा। उस समय का जो भी पेपर सब था, सारे लोगों ने इसको दिखाया, छापा कि 25,000 का पुरस्कार घोषणा की गई है। जब वहाँ कहने के लिए गए तो सिन्हा साहब गए तो उनको कहा कि नहीं तो ये तो संस्था को मिलेगा ना, ये तो व्यक्तिगत नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा भैया संस्था ने तो नहीं किया है, ये तो व्यक्तिगत शारदा जी ने किया है, ये तो शारदा सिन्हा ने गाया है। उन्होंने 5 सालों तक HMV को कन्विंस करने के लिए उस वक्त का 10,000 रुपया हमको कम से कम खर्चा हुआ होगा उस वक्त का। उसको पत्राचार करना, वो ये गाना हम गाएंगे, उसको कैसेट में रिकॉर्ड करके उनको भेजना, बना के कि ये इसका धुन है, सब उनको समझाना, उनके साथ जबरदस्ती करना कि नहीं ये तो बहुत चलेगा। आपको चलने की चिंता होती है, कंपनियां जो है ना वो ये सोचती हैं कि मेरा चलेगा कि नहीं। तो धरोहर चीज़ों को रिकॉर्ड करना जल्दी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको वापस नहीं आएगा उतना रेवेन्यू। इस वजह से इसके लिए हमने बहुत पैसे खर्च किए और करके और तब उनको तैयार किया और तब मेरा रिकॉर्ड हुआ वो। और उसको कह रहा है कि संस्था को मिलेगा, ये तो व्यक्तिगत तो मिलेगा नहीं। तब वो मेरे बूते से बाहर था। हम लोग ये सब राजनीति में पता नहीं क्या होगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार जब हमारे मीडिया के बंधुओं ने कई बार हमसे जब भी कभी पूछा तो मैंने इतना ही किया, अभी तक नहीं मिला। उम्मीद करता हूं कि ये जो 30 साल की आपकी पीड़ा है, मैं जानता हूं कि पुरस्कार और पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सरकार का किया हुआ एक वादा, अगर वो शारदा सिन्हा से किया हुआ वादा भूल सकती है, तोड़ सकती है, तो आम लोगों से किए हुए वादों का क्या होता होगा ये हमारे दर्शक, हमारी जनता समझ सकती है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो अब नीतीश कुमार की सरकार है वो शायद आपकी इस पीड़ा को, आपके इस दर्द को देखे, कहीं से इसकी सुनवाई करे। और एक चीज़ की अभी आप बात कर रही थी कि विद्यापति के गीतों को रिकॉर्ड में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और जिस पर HMV के लोग बड़े डाउट कर रहे थे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उसमें कोई एक बानगी हम सुनना चाहेंगे ताकि ये पता चले कि वो लोग कितने समझदार थे। एक तो गीत है, मोरा रे आंगनवा चनन के रगछिया, ता चढ़ी उर रे काग रे, सोने चोंच मढ़ाए देव कागा, जो पिया आवत आज रे, मोरा रे अंगनमा चनन के रगछिया। शारदा जी, विद्यापति के गीत तो पूरे बिहार में और पूरी हिंदी पट्टी में बड़े पॉपुलर हैं, और उन गीतों को आपने इतने शानदार ढंग से गाया, तो उसके बावजूद अगर कुछ लोगों के मन में संदेह थे, तो उससे मुझे लगता है ये पता चलता है कि जो व्यावसायिक सोच रखने वाले लोग होते हैं वो हमारी संस्कृति का मोल नहीं समझ सकते। और क्या? हाँ, वो हमारी जो सदियों की विरासत है, थाती है, उस थाती को, उस दौलत को वो नहीं समझ सकते। बात हम कर रहे थे सरकारों की उपेक्षा की और तमाम, तो मुझे लगता है कि ये लगातार आपके साथ होता रहा है। अभी अगर हम बात करें कि बिहार के 100 साल पूरे हुए, और बिहार के 100 साल के मौके पर मुझे लगता है कि आपको भुला दिया गया। जी, बिहार के 100 साल पूरे हुए, सारे भारतवर्ष में जी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जी, मैं इस अवसर पर एक बार जयपुर गई, जी प्रोग्राम में जयपुर गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का यदि मुझे आइकन माना जाता हो या सोचता हो लोग कि शारदा जी को बिहार में एक स्थान है, तो इस दृष्टिकोण से बिहार की माटी पर, तो की माटी पर, बिहार की राजधानी पर बिल्कुल शायद मैं सोच रही थी कि मैं जरूर उसमें रहूंगी। लेकिन आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया, किसी ने आपसे नहीं कहा? नहीं, कोई
किसी ने अप्रोच नहीं किया इसके लिए। और कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपका प्रोग्राम नहीं है, ऐसे रहता है और ये गांधी मैदान के प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम नहीं। मैंने कहा नहीं है, बहुत बाहर से लोग आ रहे हैं। इसमें बाहर के लोग आए थे, अधिकतर बाहर के लोग कार्यक्रम दे के गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसी उनकी मर्जी। यूं तो सरकारों के बुलाने पर, खासकर बिहार सरकार के बुलाने पर, उनके आमंत्रण पर मैं बराबर रहती हूँ, उपस्थित होती हूँ मैं बराबर। जब भी उन्होंने याद किया है मैं ज़रूर रही हूँ, लेकिन अब क्या वजह है मैं नहीं कह सकती। एक चीज़ मुझे लगता है कि कई लोगों को खटक रही होगी कि राज्य गीत आया और प्रार्थना गीत आया, उसमें बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा से वो गीत नहीं गवाकर साधना सरगम से उसको गवाया गया। ये पहले तो उनकी सोच है इस पर, जी कि इसको क्या सोच के ऐसा किया गया। उदित जी तो बिहार के हैं और पता नहीं साधना सरगम कहाँ की है, फीमेल वॉइस में यहाँ पे मैं समझती हूँ मेरी उपस्थिति होती तो अच्छा होता, बुरा नहीं होता। और साधना जी ने भी अगर गाया था तो भी मेरी उपस्थिति उसमें हो सकती, कम से कम दर्ज तो कराई जाती। लेकिन आपसे दर्ज उन्होंने यूं कराया कि आपसे कुछ विज्ञापनों में आपकी आवाज़ ले ली उन्होंने। जी, वो भी मुझे कोई सूचना नहीं है इसकी। अच्छा। ऑल्दो मुझे ये लगा कि अच्छी चीज़ को डाला गया एक, ये लगा, लेकिन सूचना नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं पूछूं, मैं बात करूं। एक दिन मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। और वो भी गीत जो था ना बिहार के 100वें बरस में भी वो स्पॉन्टेनियसली, मैं जो पिछले वर्ष गांधी मैदान में 100 वर्ष पूरे होंगे तो मैं मंच पर थी और अचानक मैंने अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरे मन में आया और धुन भी मन में बनता गया और मैं गाती गई उसको। वो 3-4 पंक्तियां मैंने गाई। ग्रेट। वो 100वें बरस में भी जी जरूर जी। 100वें बरस में बिहार हो, सब मिल गाओ मंगल चार, 100वें बरस में बिहार। कजरी चैती झूमर होरी, कजरी चैती सोहर होरी, सबका होगा विचार। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 100वें बरस में बिहार। तो शारदा जी, आपको नहीं लगता कि अपने सरकार की ब्रांडिंग करने के लिए तो उन्होंने आपके इस गीत का इस्तेमाल कर लिया, आपको बिना सूचना दिए हुए, लेकिन उनका मकसद जो है कहीं से आपको सम्मान देना, आपको प्रतिष्ठित करना नहीं रहा होगा, ऐसा लगता है आपको? जी, अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, लेकिन या ये लोग जो है शारदा सिन्हा को बस अपने मनोरंजन के लिए मंच पर बुलाते हैं, किसी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए नहीं बुलाते हैं? मैं इस पर कोई जवाब देना नहीं चाहूँगी। ये उनकी सोच है कि मैंने बड़े निस्वार्थ रूप से बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। बहुत चलिए, ये आपकी खामोशी द म्यूजिकल जो है वो बहुत कुछ कहती है। तो और शारदा जी, मैंने ये सुना है कि अब आपको बिहार में विधान परिषद की सीट के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाने वाला है। मुझे तो कोई सूचना नहीं इसकी। सूचना क्या, मुझे कोई जानकारी नहीं। किसी ने अभी तक आपसे कोई चर्चा नहीं किया? नहीं। कहीं से कोई सुगबुगाहट भी आपको नहीं मालूम? जी नहीं, उड़ती खबर भी आप तक नहीं आई है? जी नहीं, मुझे तो कुछ पता। लेकिन शारदा जी, मुझे ऐसी सूचना मिल रही है कि अगर वंशवादियों और जुगाड़बाजों को एडजस्ट करने के बाद अगर कोई सीट बची रह जाएगी तो वो आपको दे दी जाएगी। अच्छा, बची वाली सीट? जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका समाज सेवा में कोई योगदान नहीं है, कला साहित्य संस्कृति में कोई योगदान नहीं है, उनको चूंकि विधान परिषद में भेजना है तो उनको राज्यपाल से मनोनीत करवाने के बाद अगर कोई जगह बचेगी तो आपको वो दी जाएगी। अच्छा, यानी कि खाली ही सही मेरी तरफ जाम तो आया। तो इस जाम को आप स्वीकार करेंगी अगर इस तरह से आएगा तो?
देखिए ये वैसे तो मिला जुला के राजनीति में ही जाना हुआ वो, मैं उससे वैसे दूर रही हूँ क्योंकि मैं जिस काम को करती आई हूँ मुझे लगता है कि काफ़ी तन्मयता के साथ अपने संगीत के साथ मैं जी रही हूँ। लेकिन अगर वहाँ जाने के बाद मुझे मेरी विधाओं के लोगों के लिए जो कला के क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए खास करके कुछ सेवा भाव, कुछ आवाज़ उठाने, कुछ कार्य करने का सुअवसर मिलेगा और कुछ अगर कर पाऊंगी तो शायद मैं चली जाऊँ। लेकिन अगर वो जेडीयू का ठप्पा लगाकर मिलेगा तो जाएंगे आप? ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, ये तो आप बहुत आगे की बात है। अभी तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, सोच भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। कई चीज़ें करने से पहले सोच के रख लेना भी अच्छा ही रहता है। जिस तरह से सचिन को कांग्रेस का ठप्पा लगाकर देने की कोशिश की गई, उस तरह से अगर आपको जेडीयू का ठप्पा लगाकर दिया जाता है तो आप एक्सेप्ट करेंगी? ये मैं तो बता नहीं सकती हूँ, मैं सोचना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से पार्टी और क्या, क्योंकि मैं जानती बहुत कम इसके बारे में, मैं दूर रहती हूँ इससे। मैं सोच के इस बात को कर पाऊंगी। और शारदा सिन्हा के साथ मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ क्यों होती हैं? आपके भीतर कोई कमी है? आप कोऑपरेट नहीं करती हैं सरकार को, कम करती हैं, या आप भी अपनी एक उस छवि की जो चमक है उसमें रहती हैं? क्या होता है कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें लगातार? आप जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं, समस्तीपुर के जिस कॉलेज में, वहाँ भी आज तक आपको कन्फर्म नहीं किया गया? जी बहुत आपका बड़ा धन्यवाद है जी कि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। जी जी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ इससे, और मैं बिल्कुल, आप समझिए कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं अब रिजाइन कर दूँ, मैं नौकरी ही करना नहीं चाहती हूँ। 1977 से मैं वहाँ पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इसके डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगी, पर ये सही बात है कि इतने वर्षों से मैं वहाँ कार्यरत हूँ, और अभी म्यूज़िक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ मैं वहाँ पे, और आज तक मेरी सर्विस जो है वो कंफर्म नहीं है। मेरा जो वेतन है वो मुझे आधा ही मिलता है, आधा वेतन अभी यूं ही चल रहा है, जबकि 35 साल हो गए उस जॉब को करते। जी बिल्कुल, अब तो रिटायरमेंट का समय आ रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको उस पीड़ा को। मैं कई बार कुलपति महोदय से मिली जी, कुलाधिपति महोदय से मिली, इनसे जो अभी वर्तमान है उनसे नहीं, उनसे पहले कई कुलाधिपति महोदयों से मैं मिली हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ अभी तक, जब जिसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्यों नहीं हुआ। मैं यही कहती हूँ इस पर कि जाने कैसे बादलों के बीच ये साजिश हुई, जाने कैसे बादलों के बीच ये साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। तो जब मेरी ये दशा है और मेरी ये हालत है कि न तो सरकार का ध्यान जाता है, न तो यूनिवर्सिटी सोच पाती है इसको, बिहार सरकार नहीं सोचे, बिहार की यूनिवर्सिटी में मैं इतने वर्षों से कार्यरत हूँ, वो अधिकार जमाती है मुझ पर, वो चाहती है कि उनके हर कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट करूँ, मैं रहूँ, सब कुछ चाहती है। मैं समय से आऊँ, मैं पढ़ाऊँ, मैं सारे रिपोर्ट्स दूँ जो आजकल चल रहे हैं, कागजात के जो कार्य चल रहे हैं, सारे काम मैं करूं, मगर वो नहीं सोचेंगे कि मेरा वेतन आधा ही मिल रहा है, कैसे इनका घर चलेगा, कैसे इनका काम चलेगा, और कैसे ये रिटायर जब करेंगे तो क्या दौड़ेंगी हर जगह जाके मैं जा पाऊंगी। और जब मेरी ये दशा है तो ऐसे और 10-12 लोग हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में जी जी, ये आम लोगों की क्या दशा होगी। बिल्कुल, आज भी रो रहे हैं लोग, कुछ तो मर गए अभिरंजन जी, कुछ लोग चले गए दुनिया से, कुछ रिटायर हो गए, चंद बचे हैं, उनमें से हम भी एक हैं। मैं तो पता नहीं किस चीज का इंतजार है, मैं नहीं जानती हूँ। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि भारत की सरकारों तुम धन्य हो और अहंकारी अनन्य हो, तभी सरस्वती के बेटे बेटियों को इस तरह से सताने में, परेशान करने में आपकी आत्मा कलपती नहीं है, आपका दिल जो है कांपता नहीं है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो शारदा सिन्हा जी से बातचीत और गीतों का ये सफ़र जारी रहेगा। जगदम्बा घर में दियरा बार वैली है, जगतारन घर में दियरा। आपने कभी ये बात की कि भाई बिहार में भोजपुरी फिल्मों के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड हो? कहाँ जाए सरकार के पास में, तो इसकी कुछ सुनवाई होगी तब तो। आपकी गायन शैली का वही तरीका हिंदी फिल्मों में आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़ा बन गई। और क्या आपको नहीं लगता कि टैलेंट हंट प्रोग्राम्स में
खासकर लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को चुना जाता है ज़्यादातर?